नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे बांग्लादेश में एक और ब्लॉगर की कट्टरता के खिलाफ लिखने पर हत्या कर दी गई। देखेंगे आईएसआईएस के शैतानों ने कैसे फिर 8 बेगुनाहों के सर कलम कर दिए। और बात होगी यमन में मुश्किल में गिरे भारतीयों की भी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 10 मिनट में दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। गृह युद्ध में घिरे यमन से भारतीयों को वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। यमन में बिगड़े हालात को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद कई भारतीय अपनी जान बचाकर वापस लौटे हैं। साथ ही भारत की तरफ से विशेष विमान और समुद्री जहाज को भी यमन भेजा गया है। यमन के अलग अलग शहरों में करीब 3500 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर नर्सें हैं। As a government, we've launched national endeavor to ensure their safe return back to India. As a first step today, 400 Indian nationals are being evacuated from Aden by the sea route. वहीं यमन के तैज शहर में हौती विद्रोहियों से मिले सुरक्षा बलों ने विद्रोह कर दिया है। माना जा रहा है कि हौती विद्रोही और विद्रोह करने वाले सुरक्षा बल देश के पूर्व राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह के समर्थक हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक विद्रोही सुरक्षा बलों ने सरकार की तरफ से अदेन जाने से भी मना कर दिया है। अदेन शहर में भी विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष जारी है। यमन की राजधानी सना में साल की शुरुआत से ही हौती विद्रोही संघर्ष कर रहे हैं। वहीं विद्रोहियों की कोशिश अदेन में भी कब्जा करने की है और ये देश लगातार राजनीतिक और गृह युद्ध के संकट से जूझ रहा है। राजधानी सना में हौती विद्रोहियों के कब्जे के बाद 12 से ज्यादा देशों ने विरोध में और सुरक्षा कारणों से दूतावास बंद कर दिए हैं। सऊदी अरब के नेतृत्व में लगातार 10 देशों का सैन्य संगठन यमन में हौती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। रविवार को ऑपरेशन के तहत लड़ाकू विमानों ने चौथी बार सना पर हमले किए। यमन में बिगड़े हालात को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने भी अपने नागरिकों को वापस बुला लिया है। रविवार रात यमन गए 500 प्रवासी पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए के विमान से लौटे लोगों को लेने के लिए उनके परिजन कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हम लोग एक वार जोन से आए हैं, जिसके ऊपर एक नो फ्लाई जोन इम्प्लीमेंट हुआ है। अभी हमारे वहाँ दूसरे नेशनलिटीज के लोग मौजूद हैं, मिस्र के, उर्दन के, सूडान के। आज हमें पता लगा सुडानी एम्बेसीज को कैप्चर किया गया है और हम लोग इंतहाई लकी हैं कि हम लोगों को वहाँ से वेल टाइमली इवैक्यूएट किया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने और विमान यमन भेजने का आदेश दिए हैं, ताकि वहां से बाकी पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में वापस लाया जा सके। पाकिस्तान सरकार ने यमन में अपने दूतावास को नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। यमन में होने वाली सूरत हाल की वजह से घेराव में आ चुके थे, परेशानी में थे, इब्तला में थे। उनके लिए पाकिस्तान भर के अवाम दुआएं कर रहे थे कि वो अपने घरों में खैर आफियत से पहुंचें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अवाम की दुआएं कबूल की और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की मेहनत और लगन से और कोशिशों से हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें और बच्चे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम के मुताबिक अब भी यमन के अदेन शहर में 150 से 200 पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए हैं। बांग्लादेश में ब्लॉगर अभिजीत राय की हत्या के 1 महीने बाद ही एक और ब्लॉगर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक वशीकुर रहमान नाम के ब्लॉगर पर उस वक्त हमला हुआ जब वो ढाका स्थित अपने घर से कुछ ही दूरी पर थे। बताया जा रहा है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि रहमान किस तरह के ब्लॉग लिखते थे, लेकिन ढाका पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने बताया है कि रहमान के इस्लाम विरोधी लेखन की वजह से ही उन्होंने उन पर हमला किया। पिछले महीने ही ढाका में बांग्लादेशी मूल के अमेरिकी लेखक अभिजीत रॉय की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हमले में अभिजीत रॉय की तुरंत मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई थी। मामले में सोशल मीडिया पर अभिजीत रॉय को धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिजीत की हत्या के बाद छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। अभिजीत धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ
आवाज उठाते थे। ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और दुनिया के 6 शक्ति राष्ट्रों के बीच बातचीत तेज हो गई है। मंगलवार को परमाणु कार्यक्रम पर समझौते को लेकर समय सीमा खत्म होने से पहले स्विट्जरलैंड के लोजान में सभी देशों के विदेश मंत्री बात कर रहे हैं। बैठक में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्ष एक एक करके मुद्दे सुलझाने पर राजी हो गए हैं, लेकिन अहम बिंदुओं पर गतिरोध बरकरार है। पश्चिमी देशों का कहना है कि वो समझौते से ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमताओं को सीमित करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस बात को लेकर गतिरोध है कि ईरान को किस हद तक न्यूक्लियर रिसर्च करने की अनुमति दी जाएगी और समझौता होने की सूरत में कितनी जल्दी ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच पिछले 12 साल से गतिरोध बरकरार है। इससे पहले भी इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकें नाकाम रही थी। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट को भ्रष्टाचार के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। ये मामला अमेरिका के एक व्यवसायी से गैर कानूनी ढंग से पैसे लेने का है। सोमवार को यरूशलेम की जिला अदालत ने पूर्व पीएम ओलमर्ट को आरोपों से बरी करने का 2012 का फैसला पलट दिया। अदालत ने ओलमर्ट को अमेरिकी व्यवसायी से रिश्वत का पैसा लिफाफे में लेने का दोषी पाया। ओलमर्ट को सबूतों के आधार पर धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। ये मामला यरूशलेम में जमीन जायदाद का कारोबार करने वाले व्यवसायी से $1,60,000 की रिश्वत लेने का था। जिस वक्त ओलमर्ट ने रिश्वत ली थी तब वो यरूशलेम के मेयर थे। अब ओलमर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं। एहुद ओलमर्ट पहले से ही भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में 6 साल की सजा काट रहे हैं। ओलमर्ट 2006 से 2009 तक इजरायल के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ओलमर्ट को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ओलमर्ट ने दोनों मामलों में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। इस्लामिक स्टेट ने 8 सीरियाई लोगों की हत्या का नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में मास्क पहने आतंकी बंधकों का गला काटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बंधक बनाए गए युवक नारंगी जंपसूट पहने दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीरिया के हामा प्रांत में अज्ञात जगह पर इनकी हत्या की गई है। सभी बंधकों की आंखों में पट्टी बंधी है और उनके हाथ भी बांधे गए हैं। इसमें हथियारों से लैस युवाओं का एक ग्रुप उन्हें ले जाते हुए दिख रहा है। ये युवा जिहादी मास्क पहने बंधकों को आतंकियों के हवाले कर देते हैं। बाद में एक बच्चा मुस्कुराते हुए सभी आतंकियों को चाकू देता है, जिससे बंधकों की हत्या कर दी जाती है। ISIS के आतंकी इससे पहले भी इराक, सीरिया और लीबिया में कई बेगुनाहों के सर कलम करने का वीडियो जारी कर चुके हैं। मारे गए लोगों में कई विदेशी पत्रकार भी शामिल थे। साल 2014 में इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल पर कब्जे के बाद ISIS के आतंकी अब तक हजारों लोगों की बेरहमी से हत्या कर चुके हैं। सीरिया संघर्ष को 5 साल पूरे हो चुके हैं। सेना और विद्रोहियों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस हिंसक संघर्ष में मासूम बच्चे भी मारे गए हैं, जिन्हें ठीक से ये भी नहीं पता कि झगड़ा आखिर किस बात का है। लगातार लड़ाई के बीच जीते बच्चों के मन में खौफ किस कदर पसरा हुआ है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फोटो जर्नलिस्ट नादिया अबू शबाना ने ट्वीट कर इस फोटो को शेयर किया है। इस फोटो में एक बच्ची अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए है। दरअसल ये बच्ची कैमरे को ही बंदूक समझ बैठी और अपने हाथ ऊपर कर दिए। बच्ची की ये समझ बताती है कि सीरिया में किस तरह के हालात हैं। मासूम बच्ची की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर लगातार शेयर की जा रही है। सीरिया में संघर्ष साल 2011 में तब शुरू हुआ था जब अरब क्रांति के दौरान राष्ट्रपति असद के खिलाफ देश में विद्रोह हुआ। असद को तो साल 2014 में 7 साल के लिए फिर राष्ट्रपति चुन लिया गया, लेकिन सीरिया संघर्ष के 5 साल बाद भी सुलग रहा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले बिना ईंधन के विमान सोलर इम्पल्स 2 ने सोमवार को म्यांमार से चीन के लिए उड़ान भरी। विमान ने सुबह करीब 3:30 बजे म्यांमार के मांडले से चीन के चोंगजिंग के लिए उड़ान भरी। 19 घंटे की इस यात्रा के दौरान ये विमान 1375 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चीन के बाद सोलर इम्पल्स 2 हवाई के लिए रवाना होगा और पहली बार महासागर के ऊपर से उड़ेगा।
इस दौरान सोलर इम्पल्स 2 5 दिन और 5 रात तक लगातार उड़ता रहेगा। चीन के अधिकारियों ने मंगलवार सुबह विमान को जल्द उड़ान भरने की सलाह दी है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन में मौसम खराब होने का अनुमान है। सोलर इम्पल्स 2 ने 20 दिन पहले अबू धाबी से अपने सफर की शुरुआत की थी। अबू धाबी से यात्रा शुरू करने के बाद ये उसकी 5वीं उड़ान है। ये विमान पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए निकला है और इस दौरान ये 35,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। सोलर इम्पल्स 2 12 उड़ानों में दुनिया का पूरा चक्कर लगाकर अबू धाबी वापस आएगा। पायलट बर्ट्रांड पिकार्ड इस विमान को अपने सहयोगी एंड्रे बोशेबर्ग के साथ मिलकर उड़ा रहे हैं। जापान में इन दिनों कुदरत मेहरबान है। हर तरफ चेरी ब्लॉसम्स की बहार है। कोई इन फूलों को अपने कैमरों में कैद कर रहा है तो कोई इनकी खुशबू से तरोताजा हो रहा है, क्योंकि जापान के टोक्यो में शुरू हो गया है चेरी ब्लॉसम सीजन। ये वो सीजन है जिसमें चेरी ब्लॉसम के बर्ड से फूल निकल आते हैं। इस सीजन की शुरुआत एक पेड़ को देखकर की जाती है, जिसमें पूरी तरह से फूल खिल जाता है और फिर उसे चेरी ब्लॉसम ब्लूम बैरोमीटर कहा जाता है। लोग इस स्प्रिंग सीजन को सेलिब्रेट करने के लिए इन पेड़ों के नीचे बैठकर पिकनिक करते हैं। ये सीजन 1 हफ्ते से 10 दिन तक चलता है। चेरी ब्लॉसम की बर्ड्स ग्रो करके फूल बन जाती हैं और फिर ये फूल गिर जाते हैं, जो दुख की बात है, लेकिन यही खूबसूरती है। मुझे इस सीजन की हर चेरी ब्लॉसम बर्ड खूबसूरत दिखती है, इतनी खूबसूरत कि लगता है कि भगवान यही कहीं है। जापान का नया साल स्प्रिंग सीजन में ही आता है, जब ये खूबसूरत फूल पूरी तरह खिल जाते हैं। यानी जापान के लोग नए साल का आगमन इन फूलों की खुशबू और ताजगी के साथ ही करते हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे, कोई मल्टी कलर, कोई अमेरिकन फ्लैग की तो कोई चेरी ब्लॉसम प्रिंट की। भाई चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है तो इस तरह की पतंग का उड़ना तो लाजमी है। वैसे तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जापान में मनाया जाता है, लेकिन इसकी धूम इस बार अमेरिका में भी देखने को मिल रही है। दरअसल जापान ने इस खास त्योहार पर वॉशिंगटन को हाल ही में चेरी ब्लॉसम ट्रीज गिफ्ट किए हैं और इस तोहफे को स्वीकार करते हुए वॉशिंगटन ने ये काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। इस फेस्टिवल का लुत्फ बच्चे जमकर उठा रहे हैं। अपने फेवरेट कलर की पतंगे उड़ाकर देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 12 अप्रैल तक चलने वाला है और इसकी धूम जापान से लेकर अमेरिका तक की सड़कों पर नजर आ रही है। और वर्ल्ड टुनाइट में अगली खबर बांग्लादेश से, जहां बांग्लादेश में ब्लॉगर्स की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कट्टरता के खिलाफ लिखने वाले एक और ब्लॉगर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सोमवार को ब्लॉगर वशिकुर रहमान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और 1 महीने के भीतर ये दूसरे ब्लॉगर की हत्या है। अब सवाल है कि आखिर बांग्लादेश में क्यों ब्लॉगर खतरे में है। बांग्लादेश में आखिर ये क्या हो रहा है? क्यों अपने विचार लिखने वाले ब्लॉगर्स की हत्या की जा रही है? क्या बांग्लादेश में विचारों की अभिव्यक्ति जुर्म हो गई है? वो भी तब जब कोई शख्स कट्टरता के खिलाफ लिखता हो। बांग्लादेश में ब्लॉगर वशिकुर रहमान की सोमवार सुबह ढाका के इंडस्ट्रियल इलाके तेजगांव में चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने 27 साल के रहमान के चेहरे पर चाकू से इतने वार किए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। यह हमला रहमान के घर से बमुश्किल आधा किलोमीटर की दूरी पर हुआ, जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। अपने ब्लॉग के जरिए सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाने वाले रहमान की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिकुअल और अरीफुल इस्लाम नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों चटगांव के हाथाजारी और ढाका के मीरपुर इलाके के बताए जा रहे हैं, जबकि हमले का तीसरा आरोपी ताहिर नाम का शख्स है।
जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में दोनों हमलावरों ने माना है कि ब्लॉग पर लिखे रहमान के लेखों को लेकर उनके वैचारिक मतभेद हैं और इसी वजह से उन्होंने हत्या की है। पुलिस के मुताबिक रहमान को उसी तरह मारा गया है जैसे 15 फरवरी 2013 को ब्लॉगर राजीव हैदर की हत्या कर दी गई थी। हैदर की हत्या उनके घर के पास ही हुई थी। वहीं अमेरिका के रहने वाले बांग्लादेशी मूल के अभिजीत रॉय की इसी साल 26 फरवरी को हत्या कर दी गई थी। अभिजीत भी ब्लॉगर थे और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ लिखते थे। हमले में अभिजीत की तुरंत मौत हो गई थी और उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर अभिजीत को धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आज मारे गए ब्लॉगर वशीकुर रहमान को फेसबुक पर रहमान वशीकुर बाबू के नाम से जाना जाता था और वो अलग अलग ब्लॉगिंग साइट्स पे लिखते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस की जांच भर से कलम से सच बयां करने वालों को बचाया जा सकेगा और क्या बांग्लादेश सरकार एक के बाद एक ब्लॉगर्स की हत्या पर गंभीरता से कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब कत्लेआम के बिजनेस में आईएसआईएस और बोको हराम को टक्कर दे रहा है सोमालिया में खून की होली खेल रहा आतंकवादी संगठन अल शबाब। हैरानी इस बात की है कि आईएसआईएस और बोको हराम की ही तर्ज पर यह आतंकवादी संगठन भी अपने प्रोपेगेंडा के तहत नरसंहार वाला HD वर्जन दुनिया के सामने रिलीज कर रहा है। कत्लेआम के बिजनेस में आईएसआईएस और बोको हराम को टक्कर देने वाले इस आतंकवादी संगठन का नाम है अल शबाब। गरीबी, भूखमरी और 20 सालों से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सोमालिया के खूंखार, बेरहम आतंकियों का संगठन है अल शबाब। अल शबाब एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है नौजवान। लेकिन सोमालिया के नौजवान आतंकवादी अब निर्दोष और बेगुनाह लोगों का नरसंहार कर रहे हैं, वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे आईएसआईएस और बोको हराम करता है। ये चौंकाने वाला वीडियो अल शबाब की मीडिया ब्रांच अल कतैब फाउंडेशन ने जारी किया है, जो कि 2 एपिसोड वाली सीरीज का दूसरा हिस्सा है। इसमें आतंकी करीब आधा दर्जन लोगों को जबरदस्ती समंदर में फेंक देते हैं और फिर मशीन गन से उन पर गोलियां चलाकर उनकी बलि ले लेते हैं। हालांकि आगे की तस्वीरें इतनी भी भत्स हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते। इसी वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ निहत्थे सोमालियाई युवकों को एक कमरे से निकलते दिखाया गया है। बाद में इन सभी की आंखों पर पट्टी बांधकर इनकी भी हत्या कर दी जाती है और आतंकी कई शवों को समुद्र तट पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस वीडियो को सोमालिया के किसी अज्ञात समुद्री तट पर बाकायदा HD कैमरे से शूट किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अल शबाब अल कायदा से भी बेरहम आतंकवादी संगठन है जो मानवता की हत्या के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यानी आईएसआईएस और बोको हराम के कत्लेआम वाले बिजनेस के बाद अल शबाब का खून वाला बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकना अब दुनिया के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात यूरोप के एक खास फेस्टिवल की, जिसकी तैयारियां वहां जोर शोर से चल रही हैं। 5 अप्रैल को मनाया जाएगा ईस्टर और ईस्टर पर हर साल लोग एक दूसरे को खास तोहफे देते हैं। कौन से हैं खास तोहफे और इस बार वो कैसे तैयार किए जा रहे हैं, चले जानते हैं। सारी दुनिया में ये टाइम होता है त्योहारों का, मिल बांटकर सर्दी को टाटा बाय बाय कहने का। और खासकर यूरोपीय देशों में तो इस वक्त की खास अहमियत होती है, क्योंकि ये वक्त होता है ईस्टर का।
जहां सब लोग एक साथ मिलकर खाते पीते हैं और एक दूसरे को तोहफे देते हैं। ईस्टर के ट्रेडिशन के मुताबिक रंग बिरंगे चॉकलेट से बने एग्स गिफ्ट करना शुभ होता है। पहले तो ईस्टर छोटे छोटे एग्स से सेलिब्रेट किया जाता था, हर फैमिली मेंबर के लिए एक छोटा एग। लेकिन अब ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। अब बनाए जा रहे हैं फैमिली साइज एग्स, जिसे पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खा सकती है। देखिए ये एग्स कितने बड़े हैं और इन्हें कैसे तैयार किया जा रहा है। इस मेल्टेड चॉकलेट को देख तो किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। ये एग्स अब तक के सबसे बड़े 50 सेंटीमीटर के हैं। इस जाइंट एग को पूरी फैमिली एक साथ शेयर करके खा सकती है। इन एग्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्हें अलग अलग तरीके से डेकोरेट भी किया जा रहा है ताकि ये टेम्पटिंग दिख सके। इन एग्स पर अलग अलग नाम और मैसेजेस भी लिखवाए जा सकते हैं। इस फेस्टिवल के खास तौर से बच्चे बहुत दीवाने होते हैं क्योंकि इसमें दिए जाने वाले गिफ्ट्स चॉकलेट से बने होते हैं। ईस्टर पर एग्स गिफ्ट करना एक पुरानी परंपरा है क्योंकि अंडा एक नई जिंदगी की उत्पत्ति और पुनर्निर्माण का निशान माना जाता है। लेकिन यूरोप में ईस्टर कई और अनूठे ढंगों से मनाया जाता है। कहीं अंडों से गेम्स खेले जाते हैं तो कई बार छोटे बच्चों को कहा जाता है कि वो बड़ों का कहना मानेंगे तो ईस्टर खरगोश उन्हें खुद आकर टेस्टी एग्स देगा। इसके अलावा स्कॉटलैंड और पूर्वी इंग्लैंड में टीलों पर से अंडे लुढ़काने का रिवाज है। इसके अलावा लोग इस मौके पर अंडों पर चित्रकारी भी करते हैं। कुल मिलाकर यूरोप का ये फेस्टिवल बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ढेर सारी मस्ती खुशियाँ लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।